वेलकम टू जीके क्लासेस। कल के ही क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो कि आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे वो टीचिंग के एग्जाम्स हो, जिसमें भी स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर आपको मेरे क्वेश्चंस जरूर हेल्प करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस अभियान का संबंध सियाचिन विजय से है? तो देखिए ये चारों ऑप्शन है, ये सारे मैं आपको समझाऊंगी तो आप ध्यान से देखिए। इसमें जो ये ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है? तो 1984 में स्वर्ण मंदिर जो कि कहां पर है? अमृतसर में है। तो 1984 में स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। वहां पर जब आतंकवादी घुस गए थे तो उन्हें निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? आतंकवादियों को निकालने के लिए वहां से ऑपरेशन ब्लू स्टार ये चलाया गया था। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध स्वर्ण मंदिर से है, याद रखिएगा। एंड ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत का संबंध किससे है? तो ये है सियाचिन विजय से है। ऑपरेशन मेघदूत का संबंध जो है सियाचिन विजय से है। एंड ऑपरेशन ऑल आउट, इसका संबंध किससे है? तो जम्मू और कश्मीर में जो है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए, जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ऑल आउट ये चलाया गया था। एंड ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए, हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो वो चलाया गया था ऑपरेशन पोलो। तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑपरेशन, जो ये अभियान का संबंध जो है, किस अभियान का संबंध सियाचिन विजय से है? तो वो है ऑपरेशन मेघदूत, ये इसका राइट आंसर है। और हाँ, एक चीज, जैसे कि मान लीजिए ये जो सियाचिन है, ये सियाचिन ग्लेशियर ये लद्दाख में कौन सी घाटी में है? तो वो है लद्दाख के नुब्रा घाटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। लद्दाख के नुब्रा घाटी में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा अच्छे से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सा राइट है वो आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन में पढ़ते हैं, प्रस्तावना संविधान का भाग है, या फिर ये सही है 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द जो हैं संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। एंड समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रस्तावना संविधान का अंग है, प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है, तो ये कौन सी केस में बोला गया था? तो ये केशवानंद, ये भी याद रखिएगा, ये केशवानंद भारती केस में बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। और ये कब हुआ था? तो वो होता 24 अप्रैल 1973। तब बोला गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। केशवानंद भारती केस में बोला गया था 24 अप्रैल 1973 को, और इसमें भी संशोधन हो सकता है ये बोला गया था। और इसी के बाद 1976 के अंदर 1976 के अंदर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां जो संविधान संशोधन होता है, और प्रस्तावना में जो है इसी से संशोधन हुआ, और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। कौन से वे 3 शब्द हैं? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्षता एंड अखंडता।
इन तीनों शब्दों को जोड़ा गया। तो ये देखिए फिर इसमें कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है, ये राइट है। और कौन सा केस है वो, केशवानंद भारती केस। और 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा पंथ निरपेक्ष अखंडता जैसे शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए, ये भी सही है। और ये ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद सदैव प्रस्तावना का हिस्सा था, ये गलत है, क्योंकि समाजवाद जो है इसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद भी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्षता भी जोड़ा गया था और अखंडता ये भी जोड़ा गया था। तो ये समाजवाद हमेशा से प्रस्तावना का हिस्सा था, ये गलत है। तो इसमें केवल ए और बी सही है, ये इसका राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 4 ए एंड बी, और ये गलत है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, इससे आपको एग्जाम में जरूर हेल्प मिलेगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी अनुच्छेदों में लोकसभा तथा विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति को दिए गए आरक्षण की अवधि बढ़ा दी गई है। मतलब जो एससी और एसटी है उनकी जो आरक्षण की अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो इससे देखिए करंट का भी क्वेश्चन है और ये सारी चीजें भी मैं आपको बता रही हूं। तो जो 104वां संविधान संशोधन हुआ था, 104वां संविधान संशोधन 2020 में क्या किया कि जो एससी और एसटी हैं, एससी और एसटी सीटों का जो आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये करंट का भी क्वेश्चन है कि कौन से संशोधन से, तो वो हुआ है 104वां संविधान संशोधन। और अभी जो है एससी और एसटी की जो सीट आरक्षण की जो सीटें हैं उसे 10 वर्ष के लिए क्या की गई है, बढ़ा दी गई है। और अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद है 330 और 332। याद रखिएगा, अनुच्छेद है 330 और 332 और संविधान संशोधन है 104। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसी से जो 104वां संविधान संशोधन है, इसी से क्या किया गया है, एंग्लो इंडियन है इनका भी आरक्षण जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण है वो कौन से संशोधन से समाप्त किया गया है, संविधान संशोधन, तो वो है 104वां संविधान संशोधन। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। और एससी और एसटी की जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, तो वो है अनुच्छेद 330 और 332। याद रखिएगा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको ये चारों ऑप्शन पहले देखने हैं कि ये जो चारों ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो उपर्युक्त में से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। तो मीथेन को क्या बोलते हैं, मीथेन को ही बोलते हैं मार्स गैस। मीथेन को बोलते हैं मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। और मीथेन जो है वो कहां से निकलता है, तो धान का खेत वहां से भी निकलता है। और हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस में पूछा भी गया था। और इसके पहले वाला जो मैंने अभी आपको प्रस्तावना वाला क्वेश्चन पढ़ाया था वो भी जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के हैं, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि उपर्युक्त में से कौन कौन ग्रीन हाउस गैस जो है मीथेन के स्रोत हैं। तो इन चारों में से कौन जो है मीथेन गैस के स्रोत हैं। तो मीथेन को बोलते हैं मार्स गैस। और मीथेन जो है धान के खेत से भी निकलती है, कोयले का जो खनन होता है वहां से भी मीथेन गैस निकलता है। और पालतू पशु जुगाली जो करते हैं, पशु या जानवर जो है जुगाली करते हैं, उससे भी मीथेन गैस जो है निकलती है। और दलदली भूमि, इससे भी मीथेन गैस निकलती है। तो इसमें से जो है कौन सा राइट आंसर होगा, तो वो चारों सही है क्योंकि इन चारों से ही मीथेन गैस जो है वो निकलती है। और ये चारों क्या है, मीथेन गैस के स्रोत हैं। तो आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑप्शन ए करके एक क्वेश्चन ऑप्शन भी पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा है जिससे मीथेन जो है गैस निकलती है। और यार ये तीनों ऑप्शन ना दिए रहे तो भी आप ध्यान रखिएगा कि धान के खेत से भी निकलती है, कोयले के खनन से भी,
जो जुगाली करने वाले जानवर हैं उनसे भी, एंड दलदली भूमि से भी। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में असत्य कथन है, इसमें से जो कौन सा है वो गलत है। ये क्वेश्चन पूछा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके संदर्भ में असत्य कथन, तो इसमें से आपको गलत वाला ऑप्शन बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये क्या है, ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसको भारत और रूस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस के द्वारा विकसित किया गया है और ये क्या करता है कि ये परंपरागत व नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है, ये भी सही है। और यह क्या करता है, दागो और भूल जाओ, कौन से तकनीक पर आधारित है, दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। तो इसमें से गलत वाला हमको बताना था। तो देखिए, ये वाला भी सही है कि यह ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है एंड इसे भारत व ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रसिया ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। एंड ऑप्शन नंबर सी, यह परंपरागत व नाभिकीय हथियारों को ले जाने में सक्षम है एंड यह दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है, बाकी सारे सही हैं। और एक करंट का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया भी था कि जो हाल ही में जो ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र है, याद रखिएगा ये करंट का क्वेश्चन है कि ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र जो है कहां पर स्थापित किया गया, तो वो किया गया लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहां पर ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र स्थापित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, असुमेलित का चयन कीजिए। तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जिसका मिलान जो है वो सही नहीं है। तो माता टीला परियोजना हिमाचल प्रदेश, उकाई परियोजना गुजरात, सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर एंड भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा वाला जो है उसका मिलान सही नहीं है। तो जो माता टीला परियोजना है ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आप सबको पता है। और अभी करंट में भी जो केन बेतवा लिंक मैंने आपको पढ़ाया था, केन बेतवा लिंक, ये मैंने आपको बताया था कि जो माता टीला परियोजना है वो कौन सी नदी पर है, तो वो बेतवा नदी पर है। और ये कहां पर है माता टीला परियोजना, तो ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में बेतवा नदी पर है। ये सारी बातें मैंने आपको पढ़ाई भी थी, तो ये गलत हो गया क्योंकि माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिले में बेतवा नदी पर स्थित है, ये गलत हो गया। उकाई परियोजना जो है गुजरात में है, ये सही है। और वो भी गुजरात में कहाँ, तो गुजरात में ये सूरत और नदी कौन सी है, तो ताप्ती नदी पर ये परियोजना है। और सलाल परियोजना सबको पता है आप लोग को कि ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है और नदी कौन सी है, तो वो है चेनाब नदी। और भाखड़ा नांगल परियोजना ये भी आपको पता है, ये सतलुज नदी पर है, सतलुज नदी, और कहां पर स्थित है, तो पंजाब। तो इसमें से कौन सा गलत है, बाकी ये तीनों सही है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ ये जो माता टीला परियोजना है ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिएगा, माता टीला परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड जिला में बेतवा नदी पर है। और अभी इस पे करंट का क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाया था, केन बेतवा लिंक, जो अभी जो नदी जोड़ो परियोजना स्टार्ट हुई है, केन बेतवा लिंक, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का विजन था। और इन दोनों के बीच में एक टाइगर रिजर्व भी आता है, तो वो कौन सा है, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित भौतिक स्थल आकृतियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के क्रम में सजाइए। मतलब नॉर्थ से, आपको इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले कौन सी आती है, तो वो आती है, मैं आप लोग को बता देती हूं, वो है भाबर। हमको इसको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करना है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले कौन सी है, तो वो है भाबर,
देन तराई, तराई के बाद से है बांगर, ये नॉर्थ से साउथ में है, इसको नॉर्थ से साउथ में आप याद रखिएगा। एंड बांगर के बाद कौन सा है, तो खादर है, बांगर के बाद से खादर है, एंड लास्ट में है डेल्टा। तो ये इसका नॉर्थ से साउथ में इसका ये अरेंज है, नॉर्थ टू साउथ। और भाबर किसे बोलते हैं, तो जो पहाड़ों से चट्टानों से जब नदी निकलती है तो नदी का जो छुपना होता है उसे बोलते हैं भाबर। और तराई किसे बोलते हैं, जो दलदली भूमि होती है उसको बोलते हैं तराई। और बांगर किसे बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो भी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बोलते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी को बोलते हैं खादर। और डेल्टा किसे बोलते हैं, जब नदी जो है गिरने वाली होती है तब वो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो ये सारे क्रम आप याद रखिएगा। नॉर्थ टू साउथ में एग्जाम में अरेंज करने के लिए पूछता है कि आप इसे उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ से साउथ में अरेंज कीजिए। तो अगर बीच के मान लीजिए ये दोनों भी ना रहे, जैसे कि तराई और बांगर नहीं है और ये बस इतने 3 दिए हैं, तो भी आपको ये क्रम याद रखना है, इससे आपको आसानी होगी इनको अरेंज करने में। तो भाबर, तराई, बांगर, खादर एंड डेल्टा। तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं। तो सबसे पहले जो है नॉर्थ से साउथ में क्या होगा, तो वो होगा भाबर, मतलब बी के बाद से होगा तराई, ए के बाद से क्या होगा खादर, डी, और डी के बाद होगा सी। तो देखते हैं ऑप्शन में, तो यहां पर तो है नहीं, ये रहा BA, ये सी नहीं होगा, ये डी, BADC, ये इसका राइट आंसर है। भाबर, तराई, खादर, डेल्टा। यहां पर ये गलत हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भाबर के बाद से होता है तराई, बांगर, खादर, डेल्टा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। अम्ल और क्षार, अम्ल का मतलब एसिड एंड क्षार का मतलब बेस। अम्ल और क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो एसिड और बेस के बारे में मैं आपको बता देती हूं, उसके बाद आप देखिएगा कि इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए, जो एसिड होता है और इधर बेस, एसिड को क्या बोलते हैं, एसिड को बोलते हैं अम्ल और बेस को बोलते हैं क्षार। तो जो एसिड होता है ये स्वाद में क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। एंड जो बेस होता है वो स्वाद में क्या होता है, वो कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और पीएच पैमाना मैंने आपको बताया था कि पीएच पैमाना की खोज किसने की है, वो मैंने आप सबको बताया था कि पीएच पैमाना की जो खोज है वो सोरेनसन ने की है, ये भी याद रखिएगा। सोरेनसन के द्वारा पीएच पैमाना की खोज की गई थी। तो जो इनका पीएच पैमाना होता है, यहां पे 7 से कम, अगर 7 से कम हुआ तो वो होगा एसिड, और 7 से अगर अधिक होगा तो वो होगा बेस। 0 से 7 अगर है तो वो होगा एसिड, और 7 से अगर अधिक है, 7 से 14 इसके बीच में है तो वो होगा बेस। तो आप याद रखिएगा। और 7 को क्या बोलते हैं, 7 को बोलते हैं उदासीन या फिर न्यूट्रल। तो जो एसिड होता है वो स्वाद में खट्टा होता है, बेस जो है जिसको क्षार बोलते हैं वो स्वाद में जो है कड़वा होता है। और अगर जो है 7 से जो है पीएच जो पैमाना है वो कम हुआ, 7 से कम होगा तो एसिड होगा, और 7 से अगर अधिक है तो वो क्या होगा, बेस होगा। और 7 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन। और पीएच पैमाना की खोज किसने की थी, वो की थी सोरेनसन ने पीएच पैमाना की खोज की थी। तो याद रखिएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि अम्ल में लिटमस का कलर कौन सा होता है, और जो क्षार है, बेस है, उसमें लिटमस का कलर कौन सा होता है, तो वो भी याद रखिए। देखिए आप इससे याद रख सकते हैं, अनीला एंड छालानी, आप इससे याद रख सकते हैं, या फिर अगर आपकी और भी कोई ट्रिक होगी तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो अनीला, तो इसमें जो है मतलब अम्ल, तो इससे क्या होगा कि नीले से लाल, जो लिटमस का कलर है वो नीले से लाल होगा, किसमें, अम्ल में। आप इसे याद रख सकते हैं अनीला से, कि अगर एसिड होगा तो उसमें अम्ल में क्या होगा, जो लिटमस का कलर है वो नीले से क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। और बेस है, बेस इससे याद रख सकते हैं आप क्षार में क्या होगा कि लाल
ये ला से आप याद रख सकते हैं, लाल लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा, नीला, मतलब लाल से नीला। तो आप इन दोनों से याद रख सकते हैं, अनीला और छालानी से, कि अम्ल में नीले लिटमस का कलर लाल हो जाता है और क्षार में लाल लिटमस का कलर नीला हो जाता है। इसे आप याद रख सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षार का स्वाद खट्टा होता है। ये यहाँ पर अपोजिट दिया हुआ है, ये गलत है, क्योंकि जो अम्ल है, जो एसिड है, उसका स्वाद क्या होता है, उसका स्वाद होता है खट्टा, और जो क्षार है, जो बेस है, उसका स्वाद क्या होता है, उसका कड़वा। तो ये गलत है। अम्ल जो है नीले लिटमस का लाल, मैंने आपको बताया था, आप इसे याद रख सकते हैं, अनीला। अम्ल में क्या होता है कि नीले लिटमस को लाल, जबकि क्षार में क्या होता है, छालानी से आप याद रख सकते हैं, क्षार में क्या होता है कि लाल लिटमस का जो कलर है वो क्या हो जाता है, नीला। तो ये सही है। पीएच पैमाना अगर 7 से कम होगा तो अम्ल और 7 से अधिक होने पर क्षार होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें से कौन सा गलत है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो ए है वो गलत है। तो इसका राइट क्या होगा, बी एंड सी, ये दोनों जो हैं बी और सी, ये इसका राइट आंसर है। तो याद रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित रसायनों को उनके सामान्य नाम के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब कि जो इसमें ये रसायन दिए गए हैं, इनको क्या करना है, इनका जो सही नाम है उसके साथ इनको मैच करना है, उसके साथ इनको मिलाना है। तो देखिए, सबसे पहले जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NH, सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या बोलते हैं, NaHNH NaHCO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है, वो है बेकिंग सोडा। तो इसका सही क्या होगा, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3, और इसको खाने वाला सोडा बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो ये इसका राइट आंसर होगा। और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, यहां पर है देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लॉफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लॉफिंग गैस, ये भी याद रखिएगा। और ये जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है, हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसका होगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, जिससे POP कैल्शियम सल्फेट एंड हाफ H2O, ये भी याद रखिएगा, CaSO4 हाफ H2O। मतलब कि जब जिप्सम को हम गर्म करेंगे और जिप्सम में से क्या होगा कि 1.5 अणु जो है पानी का निकाल लेंगे, तब क्या बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। तो याद रखिएगा कि जिप्सम को गर्म करने पर उसमें से जो 1.5 अणु है, ये हाफ जो है 1.5 अणु जो है वो निकाल लेंगे, तब क्या बनेगा, तब बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, वो होगा बेकिंग सोडा। तो इसका ये होगा सोडियम बाइकार्बोनेट का बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, तो वो होगा वॉशिंग सोडा। इसका जो है ऑप्शन शायद इसमें प्रिंट नहीं हुआ है, तो सोडियम कार्बोनेट का होगा वॉशिंग सोडा। एंड जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका है लॉफिंग गैस, और जो हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट है उसका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ए का होगा, ए का जो है वो कौन सा होगा, तो वो होगा दूसरा बेकिंग सोडा। एंड जो बी है सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या होगा, उसका होगा वॉशिंग सोडा, ऑप्शन नंबर 4। और जो सी है नाइट्रस ऑक्साइड, उसका होगा लॉफिंग गैस, सी का पहले से मिलान होगा। और जो डी है हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, उसका क्या होगा, उसका होगा 3 प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये रसायन के जो नाम है वो साइंस में पूछे जाते हैं। हाँ, इसमें बस ये ऑप्शन जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप याद रखिएगा।
एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हमेशा घुमा घुमा कर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, कभी एक ऑप्शन दे देता है तो कभी दूसरा, तो आप याद रखिएगा। जो धन विधेयक है, मनी बिल, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से मतलब कि कौन से ऑप्शन सही है या फिर कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो हमको बताना है कौन सा सही नहीं है। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें गलत होने का चांस जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि हम जब ऑप्शन पढ़ते हैं तो इस नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, इस नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं, और फिर हमें लगता है कि इसमें सही वाला पूछा है तो सही वाला टिक कर देते हैं, फिर हमारा वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को एग्जाम में सबसे पहले आराम से पढ़िएगा, और अगर वहां पर नहीं है तो फिर उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे गलत ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले क्या देखिएगा कि नहीं पूछा है, तो नहीं का मतलब जो गलत वाला है वो हमारा आंसर सही होगा, तो इसलिए नहीं पर फोकस ज्यादा कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मनी बिल के बारे में बताना चाहूंगी। जो धन विधेयक है, जो हमारा मनी बिल है, तो मनी बिल जो है वो कौन से अनुच्छेद में है ये भी पूछता है, तो वो है 110 अनुच्छेद में मनी बिल है। और जो मनी बिल है इसको सबसे पहले जो है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, ये धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये डिसाइड करता है लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का जो स्पीकर है वो ये डिसाइड करता है कि धन विधेयक जो है, जो मनी बिल है, वो धन विधेयक है या नहीं। और इस पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो मनी बिल है इस पर जो है ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, याद रखिएगा, इस पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। तो सारी बातें याद रखिएगा। जो मनी बिल है, जो धन विधेयक है, वो अनुच्छेद 110 में है, सबसे पहले इसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक है या नहीं ये लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा। और मनी बिल पर, धन विधेयक पर ज्वाइंट सिटिंग कभी भी नहीं होती है। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले इसमें ऑप्शन में, धन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये गलत है, क्योंकि इसको कहां प्रस्तुत किया जाता है, लोकसभा में। दूसरा है कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। एंड सी है धन विधेयक, ये सही है, बी। सी है धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। एंड डी, धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति जो है सदन के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, मतलब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि धन विधेयक पर कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, तो ये भी गलत। तो इसका मतलब ए भी गलत है और डी भी गलत है। और पूछा क्या है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है, हमको गलत वाला बताना है, सही नहीं बताना है। तो देखिए ए और डी यही दोनों गलत है, तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए एंड डी। तो ये इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मेरी बात याद रखिएगा कि नहीं वाले क्वेश्चन को हमेशा बहुत ही सावधानी से कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको सच में लगता होगा कि मेरे वीडियो से आपको हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर लीजिएगा। डेली हम ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। जीके क्लासेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।